हम क्रिया शरीर पार्ट 2 के अंतर्गत वैदिक क्षमत्व ये टॉपिक देख रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके पहले के लेक्चर के में लिया हुआ पॉइंट आयुर्वेद अनुसार दुर्बल शरीर के व्यक्ति के अंतर्गत थी। मांस धातु अनिविष्टित होने के कारण आने वाली शारीरिक दुर्बलता, मांस आदि में फिर मांस, उसके बाद रक्त और अस्थि निविष्टित धातु की वजह से उत्पन्न होने वाली दुर्बलता से कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है ये देखा था। उसके बाद असात्विक आहार सेवन करने वाले दुर्बल होने के क्या कारण होते हैं यह देखा था। अल्प आहार लेने वाले व्यक्ति दुर्बल होने के कारण क्या होते हैं ये देखा था। उसके बाद अल्पसत्व व्यक्ति का वैदिक क्षमत्व कम होने के क्या कारण होते हैं ये भी देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि दुर्बल शरीर के व्यक्ति जो होते हैं उनमें संभावित कौन कौन सी व्याधि होती है। तो कुछ व्याधियों का हमने प्राथमिक स्वरूप भी देखा था जो दुर्बल शरीर के व्यक्तियों में होते हैं। और एंडिंग हमने पॉइंट देखा था कि अष्टोनिंदित पुरुष जो चरक सूत्र स्थान के 21वें अध्याय का ही नाम है उसका भी हमने वर्णन देखा था। उसके बाद हम आज नेक्स्ट पॉइंट को शुरुआत करते हैं जिसका नाम है बल के प्रकार। जो ताकत होती है उसकी क्या प्रकार आयुर्वेद के अनुसार किए जाते हैं और वैदिक क्षमत्व के दृष्टिकोण से उसके कौन से टाइप्स होते हैं और वैदिक क्षमत्व के साथ वो किस प्रकार से ये संबंधित होते हैं ये हम आज देखेंगे। तो बल के प्रकारों के अंतर्गत शारीरिक श्रम करने की क्षमता यानी बल, नॉर्मल उसकी जो डेफिनेशन की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है कि शारीरिक श्रम करने की जो व्यक्ति की क्षमता होती है कि वो कितना श्रम कितने समय तक श्रम कर सकता है उसको शारीरिक बल कहते हैं। और उस क्षमता के ऊपर से हम उस व्यक्ति के बल के बारे में पता कर सकते हैं। शरीर बल जितना उत्तम उतने ही ज्यादा मात्रा में मनुष्य शारीरिक श्रम अथवा व्यायाम कर सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति का शारीरिक बल जितना ज्यादा होगा उतना ही वो व्यक्ति उतनी ही ज्यादा मात्रा में मनुष्य शारीरिक श्रम के जो कार्य होते हैं या फिर जिसे हम एक योग्य तरीके से जो वर्कआउट होता है जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं वो कह सकते हैं। जिसका जितना शारीरिक बल उत्तम होगा वो उतना शारीरिक श्रम कर सकता है या फिर एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, तो अगर देखा जाए तो श्रम और जो ये होता है व्यायाम इसमें अंतर होता है, क्योंकि श्रम जो होता है वो कार्य करने की सिद्धि के लिए किया जाता है, जबकि व्यायाम जो होता है एक्सरसाइज जो होता है वो शरीर को सुसंगठित बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये दोनों भी चीजें व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसमें योग्य बल हो। अगर बल नहीं होगा तो ये दोनों कार्य वो नहीं कर सकता, या फिर वो जितना ही कार्य कर सकता है दोनों भी उसके अनुसार हम ये पता कर सकते हैं कि उसका बल कितना है। ओके, तो बल को 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो इसका जो श्लोक है वो चरक सूत्र स्थान 11/36, चरक सूत्र स्थान की 11वें अध्याय के अंतर्गत 36वें नंबर का ये श्लोक है। तो यहाँ पे एक ही सीधा श्लोक है लेकिन हम उसको टुकड़ों में देखेंगे ताकि हमें बल समझने के लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले उसमें कहा गया है कि त्रिविधम बलमिति सहजम कालजम युक्ति कृतम च। इस श्लोक में उन्होंने बल के 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला कहा है सहज बल। सहज बल का मतलब होता है वो शब्दों के अनुरूप है जो सहजता से प्राप्त होता है उसको सहज बल कहा जाता है। इजीली वे में हमें जो मिलता है उसको सहज बल कहा जाता है। ये जो बल होता है वो कंजेनाइटल बॉडी फिटनेस होता है। कंजेनाइटल बॉडी फिटनेस यानी जन्म से ही हमें प्राप्त होता है, जो प्राप्त करने के लिए हमें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं, वो हमको जन्म से ही मिल जाता है, उसको सहज बल कहते हैं। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बलवान होते हैं। ओके,
इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों बल का समावेश होता है। अब सहजता से जो बल मिलता है उसके लिए बहुत सारे कारण जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं कि शुक्र शोणित का संयोग किस वक्त हुआ, उस वक्त उनके भाव क्या थे, माता का आहार विहार किस प्रकार का था, ऋतुमान कौन सा था, उसके बाद फिर जन्म के उपरांत भी वो किस कुल का है, उसको उसके बाद किस प्रकार का आहार होता है, ये बहुत सारी चीजें इस सहज बल के साथ निगड़ित होती है। मुख्यतः जो जेनेटिकली फैक्टर और उसके पेरेंट्स से या उसके फोर फादर से उसे मिलते हैं, उसके द्वारा उसका सहज जो बल होता है वो निर्माण होता है। अब आयुर्वेद के अनुसार इसका और एक्सप्लेनेशन इसी श्लोक के अंतर्गत किया गया है। चरसूत्र स्थान 11/36 सहजम यच्चरी सत्वयोः प्राकृतम, यानी सहज बल उसको कहते हैं जो शरीर और सत्व, सत्व यानी हमने इसके पहले देख चुके हैं कि मन का प्राकृत स्वाभाविक बल होता है। सहज जो बल होता है वो सहज बल उसको कहते हैं जो शरीर के सत्वों का, जो मन का जो बल होता है, और प्राकृत जो स्वाभाविक रूप से मिला हुआ है। ओके, अब यहाँ पे मन का बल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दोनों चीजें कही गई है, शारीरिक और मानसिक बल। तो एक तो हमें स्वभावतः ही मिला है पिछले जनरेशन के अनुरूप, और मन जो होता है वो प्राकृत होता है, तो वो हमें योग्य रूप से मानसिक रूप से भी दिखाई देता है, शारीरिक और मानसिक रूप से भी हमें दिखाई देता है। इसमें कुछ पॉइंट्स में डिवीजन किया गया है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि उत्तम सहज बल के कारण मनुष्य की शारीरिक श्रम सहन करने की क्षमता अच्छी होती है। शारीरिक श्रम का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेस। ओके, तो अगर किसी व्यक्ति का सहज बल जो होता है अगर वो उत्तम रहेगा तो उसके कारण वो जो शारीरिक श्रम करना पड़ सकता है। ओके, तो ये हमने जानबूझ के किया नहीं है, ये जो हमारे ऊपर आ जाता है और करना पड़ता है, इसीलिए उसको स्ट्रेस कहा है। तो शारीरिक स्ट्रेस हुआ जो करना पड़ता है, तो ये जो शारीरिक स्ट्रेस होता है, जो फिजिकल स्ट्रेस होता है, वो सहन करने की इस व्यक्ति की क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है। ओके, अगर एकदम से कोई काम करने की जरूरत पड़ी तो इस व्यक्ति की वो करने की जो क्षमता जो होती है वो सहज बल के उत्तम होने की वजह से अच्छी होती है। पॉइंट नंबर 2, मनुष्य का मनोधैर्य अच्छा होता है। मनोधैर्य का मतलब होता है मेंटल फिटनेस। ओके, तो ये जो व्यक्ति होता है जिसका सहज बल उत्तम होता है उसका मनोधैर्य भी अच्छा रहता है। ओके, तो कुछ जगह पे संयमित रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है, कुछ जगह पे बहुत स्ट्रेनफुल कंडीशन रहती है, लेकिन उस वक्त माइंड को स्टेबल रख के हमें योग्य तरीके के निर्णय लेना आवश्यक होता है। मेंटल स्ट्रेस के जो वर्कआउट होते हैं उसमें आपको मेंटेलिटी को कूल रख के योग्य निर्णय लेना आवश्यक होता है। ओके, तो ये जो व्यक्ति होते हैं जिनमें सहज बल उत्तम होता है, इनका शारीरिक के साथ साथ मनोधैर्य भी अच्छा होता है, मेंटल फिटनेस अच्छी होती है, तो ये उस मेंटल स्ट्रेस कंडीशन में भी योग्य प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 3, शारीरिक और मानसिक सहज बल उत्तम होने के कारण मनुष्य का वैदिक क्षमत्व उत्तम रहता है। तो आखिरी में हम वैदिक क्षमत्व के ऊपर आते हैं। अगर किसी व्यक्ति का सहज बल उत्तम रहेगा तो सहज बल उत्तम रहने के कारण उस व्यक्ति का शारीरिक साथ में मानसिक बल उत्तम रहेगा, और उस व्यक्ति का अगर शारीरिक और मानसिक बल उत्तम रहता है तो उसके कारण उस व्यक्ति का वैदिक क्षमत्व उत्तम रहेगा। शारीरिक बल उत्तम रहने के कारण क्या होगा, उसके सभी धातु जो रहेंगे वो योग्य रूप से बनेंगे। मानसिक बल उत्तम रहेगा तो उसका सत्व जो रहेगा, वो मन जो रहेगा वो योग्य कार्य करेगा, ज्ञानेंद्रियों के साथ सात्म्यार्थ सहयोग होगा, उसके वजह से अच्छे ज्ञान का ग्रहण होगा, उसका मज्जा धातु योग्य तरीके से कार्य करेगा, और उसके कारण एक पॉजिटिव
एटीट्यूड रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, तो शारीरिक और मानसिक ये दोनों बल अगर उस व्यक्ति की उत्तम रहे तो उस व्यक्ति में व्याधि जो उत्पत्ति होगी वो ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो असत्य में चीजों के साथ उसका ज्यादा सहयोग नहीं होगा, क्योंकि उसकी मेंटल फिटनेस है, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या आहार विहार होना चाहिए उसे पता होता है, और उसके कारण वो उस चीजों की तरफ नहीं बढ़ेगा, और उसके कारण उससे किसी भी प्रकार की व्याधि जो होगी वो नहीं होगी, और हो भी गई तो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसका वैदिक क्षमत्व अच्छा रहेगा। तो ये सहज बल का और वैदिक क्षमत्व का संबंध है। उसके बाद हम बल का दूसरा प्रकार देखते हैं, कालज बल। कालज बल जो है वो इसी श्लोक का कंटिन्यूएशन है, चरसूत्र स्थान 11वें अध्याय का 36वां श्लोक, कालकृत मृत्यु विभागजम वयकृतम च। इसमें कहा गया है कि कालज अथवा कालकृत यह ऋतु विभाग यानी आदान काल विसर्ग काल के अनुसार तथा वयस्कृत अवस्थानुरूप, ओके, बाल्यावस्था यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था के अनुरूप होता है। तो ये जो बल बताया गया है ये काल के अनुरूप चेंज होता है। ओके, तो आपको पता है जो काल होते हैं वो अगर हम ऋतुमान के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ऋतुमान के अनुसार जो आदान काल होता है, आदान काल होता है शिशिर वसंत और ग्रीष्म। ये तीन ऋतु जो होते हैं वो आदान काल के होते हैं, जबकि शरद वर्षा और हेमंत ये ऋतु जो होते हैं वो विसर्ग काल के होते हैं। तो आदान काल में शरीर की जो शक्ति होती है वो क्षीण होती है, जबकि विसर्ग काल में जो शक्ति होती है उसका संवर्धन होता है। तो इन कालों के अनुसार शरीर में बल की वृद्धि और क्षय होती है। विसर्ग काल में जो होता है बल बढ़ता है, जबकि आदान काल में जो बल होता है वो कम हो जाता है। तो काल ये ऋतु के कालों के अनुसार ताकत का कम होना या ज्यादा होना कालज बल के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद अगर हम अवस्थानुरूप वयों की अवस्थानुरूप अगर सोचते हैं तो जो बचपन होता है, ओके, तो बचपन में जो बल होता है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है, ये वृद्धि की अवस्था है। तो इस व्यक्ति जो ये अवस्था होती है इसमें हम मध्यम बल के बारे में कह सकते हैं, जबकि जो यौवन अवस्था होती है उस वक्त धातु सारवान बन जाते हैं, मलों की योग्य उत्पत्ति होने लगती है, अग्नि जो रहती है वो पित्त का काल आने के कारण योग्य संदूषित रहती है। तो यौवन अवस्था में जो बल होता है वो उत्तम होता है, तथा जो वृद्धावस्था होती है वृद्धावस्था में वात बढ़ता है और उसके साथ साथ शरीर की धातुएं जो होती है वो क्षीण होती जाती है, इसीलिए वृद्धावस्था में बल की जो मात्रा रहती है कम रहती है। ओके, तो बचपन में ऑब्वियसली कफ के साथ उसका कफ की मात्रा ज्यादा रहती है तो इसीलिए वृद्धि अच्छे से होगी। यौवन अवस्था में वो स्थिरता रहेगी लेकिन बल अच्छा रहेगा, वृद्धावस्था में बल की मात्रा कम रहेगी। अगर दिन के अनुसार भी देखेंगे तो क्या होगा, सुबह के समय में इंथुजियास्टिक ज्यादा रहेगा, उसके बाद जैसे जैसे दिन का क्षय होते जाएगा ताकत की मात्रा भी कम होती जाएगी। तो कोई भी काल जो होता है कालानुरूप जब बल कम से ज्यादा होता जाता है या फिर बढ़ने के बाद कम होता है, ये सभी कालज बल के अंतर्गत आते हैं। तो ये बल का दूसरा प्रकार था। उसके बाद बल का तीसरा प्रकार है युक्तिकृत बल। ओके, तो युक्ति द्वारा जो बल हम प्राप्त करते हैं उसे युक्तिकृत बल कहते हैं। ये भी चरक सूत्र स्थान की श्लोक का कंटिन्यूशन है, 11/36 चरक सूत्र स्थान 11/36वां श्लोक, युक्तिकृतम पुनस्तदः यद आहार चेष्टा योगजम। इसमें कहा गया है कि जीवन में आहार विहार आदि के उन्वन उपयोगी द्वारा तथा समय अनुसार वाजीकरण एवं रसायन योगों के द्वारा प्राप्त होने वाला बल। ओके, तो यहाँ पे हम
युक्ति द्वारा जो बल खुद हमारे शरीर में निर्माण करते हैं उसके बारे में कहा गया है कि किस आपके जीवन मान में आपका किस प्रकार का आहार विहार है। ओके, और उस आहार विहार के अनुसार अगर आपने शरीर को रुद्ध करने वाला, शरीर को सशक्त करने वाला, वैदिक क्षमता को बढ़ाने वाला, अग्नि को योग्य संदूषित करने वाला, अपने शरीर के और वयानुरूप योग्य आहार की मात्रा क्या होती है जान के, आपकी अग्नि किस प्रकार से है ये समझ के, ऋतु अनुसार दिनचर्या का और ऋतु के अनुसार कौन सा आहार लेना चाहिए उसका योग्य मात्रा में अगर आहार का ग्रहण किया तो आपके शरीर में जो बल की मात्रा रहेगी वो उत्तम रहेगी। और उसके विपरीत आपका बल कितना है, आपका वय क्या है, आपका लिंग क्या है, इन किसी भी चीजों के साथ संपर्क ना रखते हुए आपकी अग्नि, आपके दोष प्रकृति कौन सी है, उसके बाद काल कौन सा चल रहा है, दिन का कौन सा कालमा है, आपकी अग्नि किस प्रकार की है वो संदूषित है या नहीं, इन किसी भी चीजों का न सोचते हुए अगर असात्विक विशेषम आहार लिया जाता है तो उसकी वजह से आपके शरीर के धातु असार उत्पन्न होगी और आप में बल नहीं रहेगा। तो ये तो आहार और विहार की बात हो गई। उसके साथ साथ ही अगर आप समय समय पर कालानुरूप अगर रसायन औषधियों का सेवन करते हैं, रसायन औषधियां वही होती है जो हमें हमारे वय को स्थापित करने का कार्य करती है। ओके, जो रसायन होते हैं, मेदेहर रसायन होते हैं, उसके बाद फिर जो च्यवनप्राश होता है, ये रसायन ड्रग है जो हमारी जो उम्र होती है उसको स्थापित करने का कार्य करते हैं, उसको मेंटेन करने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से जो वाजीकर योग भी होते हैं वो हमारी वाजीकरण शक्ति ही बढ़ाते हैं। वाजीकर शक्ति बढ़ाने के लिए हमें शुक्र धातु की ताकत बढ़ानी पड़ती है और शुक्र ये 7 नंबर का धातु है। अगर हमें 7वें नंबर के धातु को सशक्त करना है तो हमें उसके पहले के सभी धातु को सशक्त करना पड़ेगा, तभी जाके आपका 7वां धातु अच्छी तरीके से सशक्त होगा। और इसके लिए आपकी जठर अग्नि योग्य रहना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपकी जठर अग्नि अच्छी रहेगी तो पंचमहाभूतिक अग्नि अच्छी रहेगी, पंचमहाभूतिक अग्नि अच्छी रहेंगी तो आपके सातों धातुओं की अग्नि अच्छी रहेगी। और ये सभी अग्नियां अगर अच्छी रहेगी तो उसके वजह से 7वां धातु योग्य तरीके से बनेगा। इसीलिए जो वाजीकरण आहार होता है उसके वजह से जो बल होता है वो सभी धातुओं का योग्य बनने की वजह से वाजीकर होता है और ये युक्ति से प्राप्त करने वाला बल है। तो अगर आपने समय समय के अनुसार योग्य रसायन और वाजीकरण आहार का सेवन किया तो उसकी वजह से आपका बल योग्य रहेगा, जिससे युक्तिकृत बल कहते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार के आहार देखते हैं जो युक्तिकृत द्वारा बल को बढ़ाते हैं। अगर हमने मांसाहार को लिया तो मांसाहार क्या होगा, समान से समान की वृद्धि होगी। मांसाहार खाने की वजह से आपके शरीर में मांस की वृद्धि होगी। दुग्ध जो होता है, मिल्क जो होता है, उसको कंप्लीट फूड कहते हैं। एग्स, अंडे जो होते हैं वो भी कंप्लीट फूड के अंतर्गत आते हैं। घी, जिसके वजह से ऐसे शरीर का संदूषण भी होता है और शरीर के अंतर्गत की स्निग्धता भी बढ़ती है, श्लक्षणता भी बढ़ती है और बल की भी वृद्धि होती है। मधुर रसात्मक आहार जो हो आपके शरीर में कफ की मात्रा योग्य रहेगी। ये सभी प्रकार के जो आहार होते हैं वो अपने अग्नि को योग्य देखते हुए अगर सेवन करते हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर जो होगा वो बलकृत होगा। ये आहार हो गया। विहार में अगर हम देखते हैं तो जो व्यायाम होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो उसकी वजह से भी आपको शरीर में बल बढ़ेगा। मैं श्रम की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, श्रम जो होता है वो आपके शरीर को सशक्त के बाद एक समय के बाद आपके शरीर के बल को खींच लेता है। उसमें बॉडी टोन युक्त नहीं बढ़ती। एक्सरसाइज में क्या होता है, एक निश्चित लयबद्ध तरीके से योग्य समय तक किया जाता है। शरीर के प्राणवायु को अंदर खींच के
यानी जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो अंदर सांस को खींच लेते हो और उसके बाद वो कार्य करते हो, तो उसकी वजह से बॉडी टोन अप होती है। लेकिन जब व्यक्ति श्रम करता है तो वो उसको कार्य करना रहता है, तो उसमें एक प्रकार का लय नहीं होता, कहीं पे रुकना नहीं होता है। तो श्रम में आपका शरीर जो होता है वो बलकर नहीं बनेगा, उसमें एक लेवल तक बल उत्पन्न होगा, लेकिन उसके बाद फिर शरीर के धातु का अवशोषण भी होगा। लेकिन एक्सरसाइज करते तो लयबद्ध तरीके से योग्य समय तक हम उसको करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी टोन अप होगी, सहनन बढ़ेगा और उसके वजह से बल गुरुत्व हमें दिखाई देगा। तो ये युक्तिकृत बल निर्मित करने के साधन होते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकार से 3 प्रकार के बल का वर्णन किया गया है। उसके बाद चरक शारीरिक स्थान के अंतर्गत हम बल रुद्धिकर भाव क्या होते हैं ये देखेंगे। तो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत का पॉइंट है कि बल रुद्धिकर भाव, तो बल को बढ़ाने वाले भाव जो होते हैं वो कौन से होते हैं वो अब हम देखते हैं। तो चरक शारीरिक स्थान 6/13, चरक शारीरिक स्थान के 6वें अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें कहा है कि बल रुद्धि करास्थि में भावा भवन्ति तत्यता बलवत् पुरुषे देशे जन्म बलवत् पुरुषे काले च सुखच्च कालयोगः बीज क्षेत्र गुण संपन्नच्च आहार संपत्च शरीर संपच्च सात्म्य संपच्चम सत्व संपच्चम स्वभाव संसिद्धच्च यौवनम च कर्म च समहर्षच्छेति। इस प्रकार का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया है। इस श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि शारीरिक व मानसिक बल को बढ़ाने वाले भाव होते हैं, वे इस प्रकार से होते हैं। मतलब उन्होंने सबसे पहले कहा है कि किस किस कारणों से होता है, वो पॉइंट वाइज उन्होंने बताने की कोशिश की है कि शारीरिक और मानसिक दोनों बलों के बारे में कहा है। ये बढ़ाने वाले भाव कौन कौन से होते हैं, तो उसके लगभग 13 पॉइंट इस श्लोक के अंतर्गत आए हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला भाव बताया है कि बलवान पुरुषों वाले देश में जन्म का होना, जैसे मेवाड़, पंजाब आदि देश। तो कोई देश ही ऐसे होते हैं जहां पे जो जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो पुरुष यानी पुरुष स्त्री दोनों भी, जो ऐसे स्थान होते हैं जहां पे सहजता से ही सहजता से ही वहां के जो व्यक्ति होते हैं बलवान होते हैं। ओके, तो इंडिया के अंतर्गत का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो मेवाड़ जो प्रदेश होता है, उसके बाद पंजाब आदि प्रदेश जो होता है, वहां के व्यक्ति जो होते हैं बलवान होते हैं। अब आप कहोगे कि प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि वहां पे बल कम हो रहा है वगैरह वगैरह, तो वो बात भी ठीक है, बलवानता उस क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन उस प्रकार के असात्विक कारणों के कारण वहां पे बल का क्षय हो रहा है। लेकिन वहां पे लोग तो सशक्त होते हैं, लेकिन अगर असात्विक आहार का सेवन करेंगे तो बल का क्षय कोई भी जगह होगा तो वहां पे होगा ही। तो ये पहला बल रुद्धिकर भाव बताया गया है। उसके बाद सेकंड बताया है बलवान पुरुष के घर में जन्म लेना, क्योंकि प्रायः पिता के अनुरूप ही संतान होती है। तो अगर जेनेटिकल फैक्टर के अनुसार देखेंगे तो एक जो बच्चा जन्म लेता है उसमें उसके माता पिता और उसके माता पिता के माता पिता, इन सभी के गुणों का अंतर्भाव उस बच्चे में आता है। अगर बलवान कोई स्ट्रेन होती है, ओके, अगर कोई फैमिली होती है जहाँ पे पहलवानों की फैमिली है, माता की तरफ की और पिता की तरफ की भी, तो उनका बच्चे में ऑब्वियसली वो थिंकिंग आएगी। अगर कोई बुद्धि वर्धक कार्य करने वाली फैमिली होती है, ओके, तो साइंटिस्ट की फैमिली है सोचो, तो अगर माता पिता दोनों की रहेगी तो उनके बच्चे भी उसी प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं। इसमें कोई शाश्वती नहीं है। बहुत बार बहुत अच्छे परिवार के अंतर्गत भी कुछ ऐसे संतान होते हैं जो किसी
कार्य की सिद्धि नहीं कर पाते। तो ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की ये जब स्ट्रेन होती है उसमें, लेकिन वो जो गुण होते हैं वो बच्चों के अंतर्गत हमें देखे जा सकते हैं, लेकिन उस कली को हमें फिर इससे योग्य तरीके से खिलने के लिए जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नरिशमेंट उस प्रकार से मिलना चाहिए, तब जाके ये चीजें होगी। तो बलवान पुरुष, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर राजा के घर में कोई बच्चा होता है तो उसको राजकुमार कहा जाता है। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर उस प्रकार के गर्भ संस्कार होते हैं, माता को योग्य तरीके का आहार मिलता रहता है, दोनों भी राजघराने होते हैं, और उसके बाद जन्म होने के बाद भी उसकी योग्य हिफाजत जो होती है वो होती है। इसके कारण अगर हर चीज प्रॉपर समय पे प्रॉपर तरीके से अगर मिलती रहेगी तो उसके कारण बल निर्मित हो गए। तो इस प्रकार की जो फैमिलीज होती है वहां पे अगर बलवानता होती है तो वो चीजें हमें पिता की चीजें या फिर माता की चीजें उनकी सम्मिलित रूप से हमें संतान में दिखाई देती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 का है बलवान काल में जन्म होना। तो यहाँ पे काल के अंतर्गत वही चीजें आएगी कि विसर्ग काल और आदान काल। विसर्ग काल में बल की वृद्धि होती है, आदान काल में बल का ह्रास होता है। तो अगर जो शरद, वर्षा और हेमंत इस ऋतु में यानी विसर्ग काल के इस काल में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बलवान रहेगा। जबकि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म में अगर आदान काल में वो उसका जन्म होगा तो बल का थोड़ी मात्रा में कम रहेगा, क्षय रहता है, इसलिए कह सकते। लेकिन जो गर्भ से उत्पत्ति से लेकर जन्म तक का जो काल कहा गया है वो होता है 9 मंथ 9 दिन, इतना पूरा काल होता है। तो उस समय के अंतर्गत जो भी काल रहेगा उसके अनुसार किस काल में बीज का रोपण हुआ है ये काल भी मैटर करता है। उसके बाद उस काल के अंतर्गत शरीर में उसकी जो ग्रोथ हुई है वो भी काल मैटर करता है। तो ये सभी चीजें उसके अंतर्गत होगी। तो जिस काल के अनुसार होगा उस काल के अनुसार उसमें बल का वृद्धि और क्षय उसमें होगी। ओके, क्योंकि ये समय काफी लंबा होता है इसीलिए ये हम उसको उसी जन्म के रूप से ही उसको हम उसे कह नहीं सकते, क्योंकि बीजारोपण भी मैटर करता है, क्योंकि सशक्त काल में बीज भी सशक्त रहेगा और उसके बाद उसकी जो निर्मित होती है तो सशक्त काल में निर्मित भी अच्छी तरीके से होगी। तो ये सभी चीजें उसमें मैटर करती है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 4 कहा गया है सुखकर काल का समयोग। सुखकर काल का समयोग में बहुत सारी चीजें जो होती है इसको सुवर्ण मध्यम कह सकते हैं। ओके, लकीनेस कह सकते हैं, हैप्पीनेस का पॉइंट कह सकते हैं। तो ये एक लक फैक्टर है सुखकारक काल का समयोग, मतलब हर चीज संयोग से योग्य मिली। ओके, संयोग से दोनों तरीके की जो बीज है सशक्त है, संयोग से जिस क्षेत्र में वो बीज उत्पन्न हो रहा है वो सशक्त है, संयोग से वो जो काल है वो सशक्त है, संयोग से ये जो होते हैं उसको आहार उतने सारवान मिल रहे हैं। ये सब सहयोग की बात है। अगर सभी सहयोग योग्य रहेंगे, हैप्पी, अगर लकी रहेंगे तो उसके वजह से सशक्त बालक की उत्पत्ति होगी और व्यक्ति सशक्त आगे जाके हो सकता है। तो ये लक फैक्टर, तो ये एक पॉइंट ये भी होता है कि लक फैक्टर को भी हम मान सकते हैं कि उसके वजह से सुखकर काल अगर हर जगह पे वो आता है तो उसका समयोग होने की वजह से बल की वृद्धि होगी और वैदिक क्षमता तो उसका अच्छा रहेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 कहा गया है कि बीज जो होते हैं रजस और वीर्य, ये उसके बाद क्षेत्र यानी स्त्री का शरीर और उसका मुख्यतः उसका गर्भाशय का 7 गुणों से युक्त होना, ये अगर सात्विक गुणों से युक्त रहते हैं तो अर्थात इसका विकार युक्त न होना, अगर ये विकार युक्त नहीं होते तो उसके वजह से योग्य
बल युक्तवान बालक की उत्पत्ति होगी, ये बल वृद्धि गर्भाव होता है। जो बीज होता है उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं होगी, योग्य मात्रा में सशक्त प्रकार का बीज है, पू बीज, यानी पुरुष का बीज जो होता है स्पर्म योग्य है। उसके बाद फिर स्त्री बीज जो होता है, जो ओम होता है, वो योग्य है, सशक्त है, किसी प्रकार की उसमें विकृति नहीं है, बल का क्षय नहीं है। और क्षेत्र जो होता है, अगर लाइक एग्जाम्पल लिए तो पीसीओडी अगर उस मात्रा में होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिस्ट, तो उसकी ग्रोथ के लिए बच्चों को जगह ही नहीं है, तो उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी। लेकिन अगर स्त्री में हार्मोनल कोऑर्डिनेशन योग्य है, समय योग्य है, तो उसके वजह से क्या होगा, वह अनुरूप योग्य समय पे अगर बीज का रोपण होता है तो सशक्त से शरीर में, यानी गर्भाशय में अगर उसका रोपण होता है, वो सद्गुणों से युक्त है, यानी किसी भी विकार रहित है, तो हमें बल कारक ये एक भाव होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 कहा गया है कि आहार संपत, तो हितकर आहारों का निरंतर सेवन या समयोग, तो गर्भावस्था की बात है और बाद में भी अगर आपका निरंतर आपको सत्वमेज आहार मिलता रहेगा, क्योंकि हितकर आहार अगर आप लेते रहेंगे तो उसकी वजह ऐसे निरंतर आपका आरोग्य अच्छा रहेगा और उसकी वजह से निरंतर वैदिक क्षमत्व अच्छा रहेगा। ये एक बल, और उसकी वजह से बल जो रहेगा वो भी उत्तम रहेगा। उसके बाद शरीर संपत्ति, तो शरीर संपत्ति का मतलब होता है शरीर का सभी अवयवों से पूर्ण होना, किसी भी प्रकार की किसी भी अवयव की विकलांगता ना होना, शरीर संपत्ति। ओके, टॉप टू बॉटम बॉडी की हर एक अवयव योग्य पद्धति से कार्य करते हैं, किसी भी अवयव में अगर विकलांगता नहीं है तो उसको शरीर संपत्ति कहते हैं। तो शरीर के सभी अवयव को पूर्ण होना, उस ये भी एक बल वृद्धि का भाव है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 कहा गया है सात्म्य संपत्ति। सात्म्य संपत्ति का मतलब होता है पौष्टिक आहारों का साथ में होना। अगर पौष्टिक आहारों का अगर आप ग्रहण कर रहे हैं लेकिन आपको पौष्टिक आहार आपके शरीर में पाचित ही नहीं हो रहे, तो पौष्टिक आहार खाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं रहेगा। ओके, तो पौष्टिक आहार आपको साथ में होने के लिए उसकी आदत होनी चाहिए, पौष्टिक आहार खाने की पहले से आदत होनी चाहिए। उसके बाद उसके पाचन होने के लिए आपकी अग्नि अच्छी चाहिए। ओके, कालों का जो आहार लेते हैं उस वक्त हमें अष्टविध आहार आयतन जो होते हैं उसका भी पालन करना चाहिए। ये सब चीजें अगर की जाती है तो उस संयोग के कारण आपको पौष्टिक आहार आपके शरीर में पाचित होंगे और सात्म्य संपत्ति ये होके आपका बल योग्य रहेगा। ओके, अगर आपकी अग्नि माध्य है तो पौष्टिक आहार लेने के बाद भी उसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो वहां पे आपको दीपन पाचन चिकित्सा करना आवश्यक होता है। शरीर के मल को निकाल के यानी विरेचन आदि क्रियाएं करके अगर आप दीपन पाचन चिकित्सा करते हैं तो शरीर का मलज भाव निकल जाके सशक्त शरीर के अंतर्गत अगर आप सात्विक आहार लेते हैं तो उसका पाचन अच्छे से होगा। ओके, तो उस व्यक्ति की पाचन शक्ति के अनुरूप अगर आप उसको रसायन वाजीकरण ये चीजें देखते हैं तो वो डाइजेस्ट होगी और शरीर के लिए ये अच्छे भाव को उत्पन्न करेगी। तो आहार सशक्त लेने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि वो आहार आप पाचित कर पाते हैं या नहीं। अगर योग्य आहार आप अगर पाचित ही नहीं कर पाए तो पौष्टिक आहार लेने की का भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए पंचकर्म की जो चीजें बताई गई है विरेचन आदि, जो उस काल में की जाती है, ना कि व्याधि के अनुरूप, उस काल के अनुसार की जाती है। वासंतिक वमन किया जाता है, वसंत में जो होता है, शरद में जो होता है वो विरेचन कर लिया जाता है। तो ये अगर करते रहे तो शरीर के अंतर्गत की जो भी मलकर भाव है जो वैद्य को उत्पन्न आगे जाके करने वाले थे वो नहीं होंगे, और उसके कारण क्या हो जाएगा, उस शरीर में मलकर भाव नहीं रहेंगे। और कोई भी पौष्टिक आहार अगर वो लेता है तो उसका शरीर में पाचन जो होगा ये योग्य तरीके से होगा, जिसको हम सात्म्य संपत्ति कहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है सत्व संपत्ति। सत्व संपत्ति का मतलब होता है मन को सत मार्ग में तथा सद्गुणों के ग्रहण में प्रवृत्त करना। तो सत्व का मतलब होता है मन, तो मन को सत मार्ग में तथा सद्गुणों के ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त करना
इसका मतलब ये कहेंगे कि रजकर भाव जो होते हैं या फिर तमकर भाव जो होते हैं, उसके कारण जो विकृत विषयों के साथ ज्ञानेंद्रियों का संपर्क आके उसका ग्रहण होता है, वो नहीं करना चाहिए। योग्य चीजें सुननी चाहिए, योग्य चीजें देखनी चाहिए, योग्य योग्य गंध ही लेने चाहिए। ओके, योग्य चीजों का ही टच होना चाहिए। तो जो भी चीजें होती है जो हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, तो वो अगर साथ में अगर योग्य विषयों के साथ उसका संबंध हुआ तो मन के द्वारा योग्य चीजों का ही ग्रहण होगा और वो मन के द्वारा आत्मा को मिलेगा। तो अगर आप सतमार्ग से या सद्गुणों का अगर ग्रहण करते हैं, उसके लिए अपने शरीर को प्रवृत्त करते हैं, तो आप व्याधि से निवृत्त रहेंगे और व्याधि से निवृत्त रहेंगे तो एक प्रकार का पॉजिटिवनेस रहेंगे इस सद्गुणों के कारण, और आपका वैदिक क्षमता उसकी वजह से उत्तम रहेगा। तो ये भी बलकर भाव एक है। उसके बाद फिर स्वभाव सिद्धि। स्वभाव सिद्धि का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से होने वाले प्राकृतिक बल वृद्धि। तो शरीर जो होता है उसकी प्राकृतिक टेंडेंसी होती है बल को निर्माण करने की, जो भी आहार मिला है उसका पाचन करके बल को निर्माण करने की और उसको मेंटेन करने की। तो ये स्वाभाविक ही घटक होते हैं। स्वाभाविक ही अगर आपने योग्य आहार रखा, ये अग्नि को योग्य रखा, हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, तो उसकी वजह से बल की वृद्धि होगी प्राकृतिक रूप से। तो ये एक बल वृद्धिकर भाव होता है अगर प्राकृतिक स्थिति अच्छी है। ओके, अगर प्राकृतिक में ही अगर कोई किसी प्रकार की विकृति चलती रहती है, कोई एंडेमिक डिजीज एक किसी रीजन में अगर पाया जाता है, अभी की कंडीशन में पैंडेमिक एक तो हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार का अगर विकृत भी प्रकृति रहेंगी तो बल निर्मित करने के लिए हमें ज्यादा कष्ट हो। तो प्राकृतिक भाव जो होता है स्वभाव से ही सिद्ध होता है शरीर के अंदर और समाज के अंदर भी, लेकिन वो उस काल के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 कहा है यौवन। यौवन, तो यौवन अवस्था में आपको पता है जो मध्यम अवस्था होती है उसमें आहार का पाचन अच्छे से होता है और शरीर सशक्त रहता है। तो यौवन अवस्था में बल की मात्रा जो रहती है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि ये स्थिर रहने की स्थिति होती है, शरीर की ग्रोथ हो चुकी है और धातु की योग्य तरीके से निर्मित होकर उसको मेंटेन करने का इस समय में कार्य होता है। तो यौवन अवस्था में जो ताकत होती है वो अच्छी होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 कर्म। व्यायाम आदि कर्म जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का पालन करना, इससे शरीर के गठन के साथ बल भी बढ़ता है। ओके, तो जो भी चीजें बतलाए गए हैं नॉर्मली और आयुर्वेद में भी जो भी कर्म बतलाए गए हैं, जो हम दिनचर्या के अंतर्गत, ऋतुचर्या के अंतर्गत, जो रात्रिचर्या भी बताई ही गई है, उसका अगर योग्य तरीके से पालन करते हैं तो शरीर का जो गठन होगा वो योग्य तरीके से होगा और उसके वजह से वह शरीर का बल बढ़ेगा। तो इसको डिटेल में ना जाते हुए अगर आप दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या को पढ़ लेते हैं तो आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 लास्ट पॉइंट, समहर्ष। समहर्ष का मतलब होता है उत्साह, एंथुसियाज्म। चिंता आदि से मुक्त रहते हुए सदा प्रसन्न रहना, उसको कहते हैं समहर्ष। तो मैं इससे पहले भी कह चुका हूं और बार बार कहता हूं, चिंता जो व्यक्ति होती है वो व्यक्ति को चिता की तरह जलाती है। किसी चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो किसी भी चीजों का चिंतन करना चाहिए। चिंतन करोगे तो उस में से आपको कोई ना कोई इसेंस निकलेगा, उसमें से उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, उसके बारे में सोचो मत। मैं हिटलर का एक डायलॉग आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है आपके सामने तो उसका सोल्यूशन ढूंढो। अगर उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहोगे क्या क्यों हुआ ऐसा ही, मेरे साथ ही क्यों होता है, तो कुछ फायदा नहीं होगा।
और आपके पास उस चीजों का सोल्यूशन ही नहीं, तो सोच के भी कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए अगर आप किसी चीजों के बारे में चिंतन नहीं होनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो अगर चिंतन करते तो सोल्यूशन निकलेगा, और सोल्यूशन अगर निकलेगा तो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहेगा। टेंशन रहने से कुछ नहीं होता है। टेंशन न लेना है, न किसी को देना है। अगर टेंशन आता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर ये करते हैं तो उससे, उसकी वजह से जो आपका हैप्पीनेस रहेगा, जो आपका इंथुजियाज्म रहेगा, वो कंटिन्यूली मैटर करेगा। अभी लाफ्टर क्लासेस होते हैं, ओके, लेकिन हंसने के लिए भी क्लास किए जाते हैं। तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति ने नॉर्मली ही हमेशा, अगर हम खुश रहते हैं, हर छोटी छोटी चीजों में भी अगर हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, हर चीजों को हम पास्ट के बारे में ज्यादा सोच के परेशान नहीं होना है। पास्ट से हमें सीख लेनी है, फ्यूचर के बारे में सोचना है और प्रेजेंट को जीना है। अगर प्रेजेंट को हम अच्छे से जीते हैं तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो उसके वजह से आपका बल बढ़ेगा। ओके, क्योंकि मानसिक बल अच्छा होगा तो ये भी एक बल वृद्धि कर भाव है, और उसके वजह से वैदिक क्षमत्व जो है वो उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार के 13 बल वृद्धि करो जो भाव जो है वो हमने चरक संहिता के अनुसार देखे। तो आज का लेक्चर ये समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 2 पॉइंट देखे। सबसे पहले हमने बल की प्रकार देखे जो 3 होते हैं, ओके, सहज, कालज और युक्तिकृत। और उसके बाद हमने उसी के अंतर्गत देखा कि बल वृद्धिकर भाव कौन से होते हैं, जो लगभग 13 होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तम वैदिक क्षमत्व और दोष वैषम्य और आगे के पॉइंट दिखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में वैदिक क्षमत्व ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो आज का पॉइंट लगभग आपको समझ ही गया होगा। थैंक यू।